जी आप आ गए सारे। जी सर। ओके। तो दोस्तों मैं ये कह रहा था कि आपका जो वर्क परमिट सिस्टम है बेसिकली ये हाई रिस्क एक्टिविटीज के लिए इशू होता है और नॉन रूटीन कामों के लिए इशू होता है। तो ये दो चीजें आपने अपने माइंड में रखनी है। नॉन रूटीन एंड हाई रिस्क काम के लिए आप वर्क परमिट सिस्टम इशू करते हैं। वर्क परमिट सिस्टम जो है वो एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर रिस्क लिखे जाते हैं, उनके अगेंस्ट कंट्रोल लिखे जाते हैं। जिस बंदे ने काम करवाना है उसने साइन करने हैं, जिसने करना है उसने साइन करने हैं, जिसका एरिया है डिपार्टमेंट हेड जो है उसने साइन करने हैं। और फिर आप जो है वो मेंटेनेंस पर्सन को परमिट हैंडओवर करते हैं और उसे कहते हैं कि आप अपनी एक्टिविटीज कर सकते हैं। इसमें होता क्या है, अब आप इस प्रोसेस फ्लो को जरा समझने की कोशिश करें। इसमें लिखा हुआ है जॉब रिक्वेस्ट, यानी एरिया का जो बंदा है, फर्ज करें कि जो वेयर हाउस का मैनेजर है वो कहता है कि जी मेरे वेयर हाउस के अंदर जो है फ्लोर टूटा हुआ है, तो मैंने फ्लोर रिपेयर करवाना है। वो अपनी जॉब रिक्वेस्ट जो है वो जनरेट करता है। ठीक है। उसके बाद उसके बाद होता क्या है कि वर्क परमिट जो है वो उसका फॉर्म जो है वो लेके आ जाते हैं साइट के ऊपर। साइट के ऊपर जो जिस बंदे ने काम करवाना है वो, जिसका एरिया है वो, और जिस बंदे ने काम करना है वो, ये तीन बंदे वहां पे पहुंचते हैं और ये रिस्क असेसमेंट करते हैं, यानी परमिट के ऊपर आइडेंटिफिकेशन ऑफ हैजर्ड्स और रिस्क ये करते हैं। उसके बाद उस परमिट को फिल करते हैं। जैसे उन्होंने रिस्क असेसमेंट की, ये रिस्क भी है, ये रिस्क भी है, ये रिस्क भी है, उसके बाद उन्होंने अपने परमिट के ऊपर वो उनको लिखते हैं। लिखने के बाद वो परमिट के ऊपर साइन करते हैं तीनों पार्टीज। ठीक है जी। वो परमिट के ऊपर साइन करते हैं, साइन करने के बाद वो मेंटेनेंस के बंदे को दे देते हैं, जनाब अब आप अपना काम कर सकते हैं। जब परमिट वहां पे इशू हो गया और वो अपना काम करना शुरू कर देता है, तो फॉर एग्जांपल 8 घंटे का परमिट था तो 8 घंटे में उसने अपना काम कंप्लीट कर लिया, तो वो परमिट फिर क्लोज हो जाएगा। वो लेके आएगा वापस उसी एरिया इंचार्ज के पास कि जी मेरा काम खत्म हो गया है, तो आप परमिट क्लोज कर दें। तो वो दोनों फिर अगेन साइन करेंगे उस परमिट के ऊपर आखिरी खाने में, और आपका परमिट क्लोज हो गया। पर फर्ज करें अगर आपकी जॉब जो है वो 8 घंटे के अंदर फिनिश नहीं हुई, देन यू हैव ऑप्शन कि 4 घंटे के लिए आप उसी परमिट को एक्सटेंड कर सकते हैं। बट वो परमिट जो है कन्फाइंड स्पेस का अगर होगा तो वो एक्सटेंड नहीं होगा, वो नया परमिट इशू होगा। बाकी परमिट्स को आप एक्सटेंड कर सकते हैं 4 घंटे के लिए। ठीक है। उसकी अगेन असेसमेंट होती है साइट पे जाके, यार हो सकता है अब शाम हो गई है, यहाँ पे लाइटिंग की अरेंजमेंट करनी पड़ेगी या कोई और एडिशनल कंट्रोल लगाना पड़ेगा। कोई बैरिकेशन इस तरह की लगानी है कि रिफ्लेक्टिव हो, गाड़ियां आ रही हैं उनको नजर आना चाहिए कि यार यहाँ बैरिकेशन हुई हुई है। तो ये कुछ एडिशनल कंट्रोल उसके अंदर आप हाईलाइट करते हैं और आप अगेन उस परमिट के ऊपर साइन करके उसको हैंड ओवर कर देते हैं कि ठीक है आप जाएं अपना काम करें। जब वो अपना काम फिनिश कर लेता है तो फिर अगेन वो वापस आता है और आप परमिट की क्लोजर कर देते हैं। अब इस वर्क परमिट सिस्टम के ऊपर जो डॉक्यूमेंट है उसके ऊपर होता क्या क्या है। इसकी रिक्वायरमेंट: आइडेंटिफाई हैजर्ड्स एंड असेस द रिस्क, डिफाइन कंट्रोल एंड प्रिकॉशंस, स्पेसिफाई लोकेशन, जॉब, पर्सनल एंड वैलिडिटी, यानी कहाँ पे काम करना है, किसने काम करना है और कितनी देर के लिए काम करना है। वैलिडिटी से मुराद ये है। फिर ओनली अथोराइज्ड पर्सन इशू रिसीव परमिट। प्रोटोकॉल ये होता है कि जिस बंदे ने, जिसने भी परमिट इशू या रिसीव करना है वो ऑलरेडी परमिट के ऊपर ट्रेंड होना चाहिए, उसकी ट्रेनिंग हुई हुई हो। हमारे यहाँ ये प्रोटोकॉल है कि हम बंदे की ट्रेनिंग करवाते हैं, उसका टेस्ट लेते हैं। अगर उसने 90% मार्क्स के साथ परमिट का जो टेस्ट है वो पास कर लिया है, देन ही इज अथोराइज्ड टू इशू और रिसीव द परमिट। फिर जब आप कंडीशंस को वेरीफाई कर लेते हैं कि ठीक है हमारी एक्टिविटी हो गई है और जॉब लोकेशन सेफ है, बंदे सेफ हैं, आप परमिट क्लोज कर देते हैं एंड देन ऑल डन। ठीक है सर। जी सर। अच्छा अब आ जाएं इसके टाइप्स के ऊपर। ये क्वेश्चन था, मैंने पहले पूछना भूल गया। जी। आप वो जब बता रहे थे कि जब कुछ जगह हम खोदते हैं नीचे तो उसको हम्म, अंदर उसके जो है वो वॉल्स लगाते हैं ताकि मिट्टी वगैरह जो है वो अंदर को ना गिर जाए सारी। जी। तो आपने कहा था उसके साइड पे ना कोई हैवी मशीनरी नहीं चलानी। हम्म। तो वो कितना डिस्टेंस रखा गया है कि इससे दूर दूर चलानी है? अच्छा इसमें सलमान बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एटलीस्ट जो हैवी व्हीकल होती है ना
उसको कम से कम आपने इतना दूर रखना है कि उसके पैरों की जो लर्जिश होती है, जो टायरों की लर्जिश होती है, वो फील ना हो। और ये कम से कम 30 फुट से लेके 40 फुट तक दूर आप रखें उसको। बिल्कुल क्लोज ठीक। विसिनिटी में वो नहीं चलना चाहिए, क्योंकि उसका जैसे ही भारी टायर उस कच्ची मिट्टी के ऊपर आएगा, तो वो मिट्टी जो है वो कोलैप्स कर सकती है, और आपकी जो ट्रेंच है वो भी डैमेज हो सकती है, और आपकी जो एक्सकेवेटेड एरिया है वो बंद हो सकता है। हो सकता है उस दौरान कोई बंदे अंदर काम कर रहे हो, तो वो जो मिट्टी है वो उनके ऊपर आ जाएगी, और वो बंदे उसके अंदर मदफन हो सकते हैं। ठीक है। ठीक सर। ओके। अच्छा, इसकी ना डिफरेंट टाइप्स हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं हॉट वर्क परमिट। हॉट वर्क से मुराद क्या है? एग्जाम्पल उसने दी हुई है, वो कहता है कि वेल्डिंग, कटिंग, ग्राइंडिंग, ब्रेजिंग, सोल्डरिंग वगैरह वगैरह, जहां पर ऐसा काम जिसमें आप कोई हीट जनरेट कर रहे हैं, या हीट के थ्रू आप एक्टिविटी कर रहे हैं। जैसे आप वेल्डिंग करते हैं ना, जब आप वेल्डिंग कर रहे होते हैं, तो आप वो जो रॉड होता है, जैसे उसके साथ टच करते हैं तो उसमें से स्पार्क निकलता है ना? जी सर। उसमें से स्पार्क निकलता है। इसी तरह वो जो फ्लेम होता है, जिसे आप फ्लेम कहते हैं, इस तरह की आप यस। एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई कटर चलवा रहे हैं, कोई ग्राइंडिंग की एक्टिविटी करवा रहे हैं, कोई ड्रिलिंग करवा रहे हैं किसी दीवार में या लोहे वाले मटेरियल में, तो जहां पर हीट जनरेट हो रही है या आप हीट यूज कर रहे हैं, उस एक्टिविटी को आप हॉट वर्क परमिट के थ्रू करवाते हैं। हॉट वर्क परमिट जो है, ये बड़ा ही क्रिटिकल क्या कहते हैं परमिट होता है। इसके अंदर आपने ये इंश्योर करना होता है कि जहां पर ये एक्टिविटी हो, वहां पर कमोबेश 11 मीटर रेडियस में कोई कंबस्टिबल मटेरियल ना हो। 11 मीटर रेडियस से मुराद है कम से कम 35 फुट। इंटरव्यूअर जो है वो इस तरह के सवाल करते हैं, ये आपने माइंड में रखने हैं कि कंबस्टिबल मटेरियल वो होता है जिसको आग लग सकती है। मिसाल के तौर पर कोई पेपर, वुड, प्लास्टिक, रबर, कोयला, कोई फ्लेमेबल लिक्विड है जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, या कोई गैसेस, गैस की पाइपलाइन वहां से गुजर रही है, या कोई एल्यूमिनियम या मैग्नीशियम की धातें वहां पे पड़ी हैं, या कोई कुकिंग ऑयल वहां पे पड़ा हुआ है, एनीथिंग जिसको आग लग सकती है, उसको आपने वेल्डिंग या कटिंग ग्राइंडिंग एरिया से कम 11 मीटर दूर रखना है। लेकिन क्या ये हर जगह मुमकिन है? हेलो। जी जी सर। क्या हर जगह ये मुमकिन होता है कि आप 35 फुट दूर चीजें रखें? नहीं सर, वो कभी जगह तंग भी होती है। कभी कभी जगह जो है वो इतनी कंजेस्टेड होती है कि वहां पर ये पॉसिबल नहीं होता। देन उसके लिए भी कंट्रोल मेजर्स होते हैं। उसके लिए कंट्रोल मेजर्स क्या होते हैं कि आपने जहाँ पे वेल्डिंग करनी है, उस एरिए को, जहाँ पे आपने बैठ के काम करना है, उसके इर्द गिर्द आप फायर ब्लैंकेट कर्टन लगा दें। फायर ब्लैंकेट कर्टन जो है ये फायर प्रूफ होते हैं, इनको आग नहीं लगती। या आप हार्ड बैरिकेशन कर दें, शीटें लगा दें, मेटेलिक शीटें। स्पार्क अगर गिरेगा भी तो इस शीट के ऊपर गिरेगा, इससे आगे उस जगह पे नहीं जाएगा जहां पर आग लग सकती है। या सम टाइम अगर आप किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे बैठे काम कर रहे हैं जिसके नीचे सूखी घास है, सूखी घास को भी तो आग लग जाती है ना, या सर। लकड़ी का मटेरियल है, तो आप उस फ्लोर को वेट कर देते हैं। ठीक है। उस फ्लोर को वेट यस। करते हैं ताकि स्पार्क अगर गिरे भी तो नीचे आग ना लगे। ये आपको कुछ कंट्रोल मेजर्स में बता रहा हूँ जो आपने अपने माइंड में रखने हैं। हो सकता है वो इस स्लाइड के अंदर ना हो, बट एज ए ट्रेनर ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको हर तरह का नॉलेज जो है वो देता जाऊं। तो परमिट जनाबे अली, जहां पर कोई हॉट वर्क की एक्टिविटीज करनी है वहां पर आपने हॉट वर्क का परमिट देना है। उसकी एग्जांपल्स मैंने बता दी हैं। कंट्रोल मेजर में क्या है कि आपने कंबस्टिबल मटेरियल को रिमूव करना है, कोई फ्लेमेबल गैसेज हैं उनकी आपने इंस्पेक्शन करनी है, या कोई फ्लेमेबल और मटेरियल पड़ा है वो आपने चेकआउट करना होता है। फायर एक्सटिंग्विशर वहां पे लाजमी रखना है, और एक बंदा डेडिकेट कर देना है, उसे आप फायर वॉचर कहते हैं। फायर वॉचर का काम यही होता है कि अगर खुदा ना खास्ता आग लगती है, तो उसने इमीडिएटली जो है वो फायर एक्सटिंग्विशर उठा के चला देना है ताकि आग को फौरी तौर पे कंट्रोल कर सके। फिर होता है जी इंश्योर वेंटिलेशन। अगर आप किसी बंद एरिया में बैठे हैं तो आपने वेंटिलेशन इंश्योर करनी है। और उसके बाद आपने एरिया जो है इंस्पेक्ट करना होता है ड्यूरिंग एंड आफ्टर द वर्क।
ये क्यों करते हैं? देखो, फॉर एग्जांपल आपने किसी मेटल की, किसी लोहे की, एमएस की लाइन को वेल्ड किया। वेल्डिंग के बाद वहां पर आप अपना फायर वॉचर आधा घंटा खड़ा रहने देते हैं, आप कहते हैं कि आप इधर ही रहना, क्योंकि वो लाइन गर्म है। अगर हवा से उड़ता उड़ता कोई कागज, कोई कैप या कोई कपड़ा या कोई चीज उसके ऊपर आके गिरी, फौरन आग पकड़ लेगी। या कहीं से कोई वेपर या गैस जो है, कंबस्टिबल गैस लीक होती है, तो वो फौरन आग पकड़ लेगी। तो इस सूरत हाल में ये होता है कि आपने वहां पे फायर वॉचर खड़ा करना है, और उसने पोस्ट वर्क यानी काम होने के बाद आधा घंटा उसको मॉनिटर करता रहेगा। और जब वो ठंडी हो जाएगी, पानी वगैरह डालते हैं या कोई ऐसी मिट्टी वगैरह डाल देते हैं, रेत डाल देते हैं कि वो ठंडी हो जाए, तो उसके बाद फिर आपने वहां पे एक्टिविटी क्लोज करनी है। मेजर हॉट वर्क का परमिट का काम क्या होता है कि आपने आग लगने से और धमाका होने से बचाना है। कन्फाइंड स्पेस को हमने बड़ा डिटेल में पढ़ा है जी। कन्फाइंड स्पेस जो है वो हमेशा परमिट बड़ा एहतियात से दिया जाता है, और इसके लिए बड़े कंट्रोल मेजर भी डिफाइन किए जाते हैं। ये वहां पे इशू होता है जहां पर वर्कर्स ने किसी इनक्लोज बंद जगह में जाके काम करना है, जिस तरह आपने तस्वीर में भी देखा है। अंदर जाएगा, कन्फाइंड स्पेस के अंदर जो है वो हैजर्डियस इन्वायरमेंट हो सकता है, ऑक्सीजन कम हो सकती है, टॉक्सिक गैसेस हो सकती हैं, फ्लेमेबल वेपर्स या फ्लेमेबल गैसेस हो सकती हैं, या इसके अलावा कोई और लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस भी हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है, तो स्लिप ट्रिप फॉल हो सकता है, पुअर लाइटिंग हो सकती है। तो इस तरह के रिस्क भी जो है एग्जिस्ट करते हैं। अगर इस तरह की चीजें हैं तो आपने डेफिनेटली परमिट इशू करना है। और परमिट की जो की रिक्वायरमेंट्स हैं हमने ऑलरेडी भी डिस्कस किया है, कि आपने एटमॉस्फेरिक मॉनिटरिंग करनी है, आपने ऑक्सीजन और फ्लेमेबल गैसेस जो हैं उनकी भी टेस्टिंग करनी है, और वेंटिलेशन को इंश्योर करना होता है। इसके साथ साथ आपने ट्रेंड बंदे जो हैं वो अंदर दाखिल करने हैं, और एक अटेंडेंट बाहर खड़ा करना है। अटेंडेंट का काम क्या है? उसे स्टैंड बाई पर्सन कहते हैं। उसका काम यही है कि वो उनके साथ कम्युनिकेशन करता रहे, उनकी मॉनिटरिंग करता रहे, उनको देखता रहे कि दे आर सेफ एंड साउंड। फिर रेस्क्यू प्लान के तौर पर आप देखें पिक्चर में जो ट्राइपॉड लगा हुआ है, नजर आ रहा है? यस सर। जी जी। ट्राइपॉड के साथ एक चेन ब्लॉक है, चेन ब्लॉक के साथ एक रस्सी उन्होंने कन्फाइंड स्पेस के अंदर डाली हुई है। और ये इसीलिए डाली हुई है कि अगर बंदा कोई अंदर अनकॉन्शियस होता है तो उसको इसी ट्राइपॉड के साथ हम बाहर निकाल सकें। फिर इसे आप रेस्क्यू प्लान के अंदर शामिल करते हैं, और एंड के ऊपर ये होता है कि आपके पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो है वो प्रॉपरली आपने प्रोवाइड करने हैं। इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट जो है वो हमेशा, जहां पर लाइव इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, किसी पैनल पे काम करना है, ट्रांसफार्मर पे काम करना है, किसी ब्रेकर या सर्किट के ऊपर काम करना है, कोई टेस्टिंग करनी है, मेंटेनेंस करनी है, कोई इंस्टॉलेशन करनी है या रिपेयरिंग का काम करना है इलेक्ट्रिकल सिस्टम के ऊपर, वहां पर आपने एक इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट जो है वो इशू करवाना होता है। और इसका क्यों करवाते हैं? क्योंकि रिस्क होता है इलेक्ट्रिकल शॉक का, या आर्क का, या ब्लास्ट का। आग भी लग सकती है, बंदे बंदे को करंट भी लग सकता है, और फ्लैश भी हो सकता है। इस तरह की भी आर्क होता है कि बंदे को झटके के साथ दूर फेंकता है। तो वहां पर इलेक्ट्रिकल परमिट इशू किया जाता है, और इलेक्ट्रिकल परमिट के ऊपर वो तमाम कंट्रोल्स, रिस्क ऑलरेडी गिवन होते हैं। आपने जस्ट टिक आउट करना होता है कि मेरा इस एक्टिविटी के दौरान ये रिस्क है, ये रिस्क है, ये रिस्क है, और इसका कंट्रोल ये है। ठीक है। मैंने जैसे पहले बताया था कि परमिट टू वर्क जो है वो भी बेसिकली एक हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन या रिस्क असेसमेंट ही होती है, जो उस खास काम के लिए फॉर द शॉर्ट टाइम इशू किया जाता है। फिर कंट्रोल मेजर्स हैं आपके, कि आपने इलेक्ट्रिकल हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई किया, आपने एनर्जी यानी इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कनेक्ट करके उसके ऊपर लॉकआउट टैगआउट अप्लाई कर दिया, आपने इंश्योर किया कि जनाब अब ये मशीन नहीं चल सकती, मैंने इसके ऊपर लोटो लगा दिया है। कोई भी बंदा, या ब्रेकर के ऊपर आपने लोटो लगा दिया है, कोई भी बंदा अब आप इसको जानबूझ के या गलती से ऑपरेट नहीं कर सकता। सूटेबल पीपीज होने चाहिए, इंसुलेटेड टूल होने चाहिए। सूटेबल पीपीज का मतलब है, अगर किसी ने 500 वोल्ट वाली लाइन पे काम करना है तो उसके पास जो हैंड ग्लव्स हैं वो 500 वोल्टेज बर्दाश्त करने वाले होने चाहिए, रबर के ग्लव्स होते हैं। किसी ने 11 केवी मशीन या 11 केवी लाइन के ऊपर काम करना है तो उसके पास उस तरह के सूटेबल पीपीज यानी सूटेबल ग्लव्स होने चाहिए।
बूट होने चाहिए। फिर टूल्स, मिसाल के तौर पर कोई स्क्रू ड्राइवर है, या किसी के या कोई और ऐसा इलेक्ट्रिकल टूल है, तो वो भी इंसुलेटेड हो, जिस तरह आपने देखा होगा प्लास वगैरह यूज करते हैं। ठीक है, वो इंसुलेटेड यस होने चाहिए, इसके ऊपर रबर वगैरह चढ़ी होती है, ताकि आपको इलेक्ट्रिक शॉक ना लग सके। और आखिरी पॉइंट ये होता है कि ये काम जो इलेक्ट्रिकल का है, ये सिर्फ ट्रेंड और अथोराइज बंदे ही करें। हर बंदा इसके साथ पंगा ना ले, इसके साथ खेलने की कोशिश ना करे। ये सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड एंड अथोराइज लोगों का काम है, एंड दे कैन ओनली डू दिस। अच्छा जी, वर्क एट हाइट क्या चीज है? मैंने थोड़ी देर पहले भी जब हमने पढ़ा था तो मैंने इसकी डेफिनेशन बताई थी। आप मुझे सिर्फ डेफिनेशन बता सकते हैं? एनी बॉडी। तो 6 फुट से ऊपर जो वर्क होगा वर्ल्ड कप हाइट होगा। एक्सीलेंट, वेरी नाइस। सो मेरी तरफ से आपके लिए ये रिएक्शन है। देखें, वर्क एट हाइट से मुराद है कि किसी बंदे ने 6 फुट या उससे ऊंचाई वाले एरिया में काम करना है, तो वो वर्क एट हाइट होगा। और इसके अंदर जो सबसे बड़ा रिस्क है वो क्या है? फॉल फ्रॉम हाइट। बंदा ऊपर से नीचे गिर सकता है, एक तो ये रिस्क है। दूसरा, फॉलिंग मटेरियल या फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं। आपने स्कैफोल्डिंग के ऊपर चढ़ के काम करना है, बंदा भी गिर सकता है, या उसने जो टूल या इक्विपमेंट ऊपर रखे हुए हैं वो भी गिर सकते हैं नीचे। ठीक है। अब आपकी जो एक्टिविटीज होती हैं वर्क एट हाइट के अंदर, वो कौन कौन सी होती हैं? यहाँ पे उसने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे रूफिंग, छतों के ऊपर चढ़ के आपने काम करना है। अच्छा, जो छतें हैं ना, इसमें ये जरा अंडरस्टैंड कर लें। आपको हो सकता है कोई इंटरव्यूअर जो है वो अपने क्वेश्चन कर सकता है कि कौन सी छत के ऊपर जो है चढ़ के काम करना, उसके लिए फॉल प्रोटेक्शन चाहिए, और कौन सी छत के ऊपर नहीं चाहिए। अगर तो कंक्रीट की छतें हैं, पक्की, जिस तरह हमारे घरों की होती हैं, जिस तरह हमारी बिल्डिंग्स की होती हैं, सीमेंटेड, मजबूत हैं, इसी तरह मेटल की भी छतें हो सकती हैं, बट पक्का फिक्स स्ट्रक्चर है, और उसकी हैंड अपना उस पूरी छत की रेलिंग लगी हुई है, तो उस छत के ऊपर खड़े होकर आपने काम करना है, बड़ी लंबी छत है, उसके लिए आपको फॉल प्रोटेक्शन के लिए हार्नेस की रिक्वायरमेंट नहीं है। उसकी फॉल प्रोटेक्शन वो रेलिंग है जो ऑलरेडी लगी हुई है। ठीक है। अगर आपने किसी फ्रेजाइल सरफेस पे खड़े होकर काम करना है, जिस तरह नरम छतें होती है ना, शीटों की बनी हुई, यस। उन छतों पे काम करते हुए बंदे के नीचे गिरने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। वो उस एज से भी नीचे गिर सकता है, उस शीट के ऊपर जिस पे वो चढ़ा हुआ है वो भी बेंड हो सकती है, क्रैक हो सकती है, टूट सकती है, वो वहां से भी गिर सकता है। तो उन पे काम करना है, उसके लिए रिक्वायरमेंट ये होती है कि उस छत के एक कॉर्नर से लेके दूसरे कॉर्नर तक एक स्लिंग या रोप बांधा जाता है, और उस रोप के साथ आप अपनी फुल बॉडी हार्नेस लैन यार्ड कनेक्ट करते हैं। अल्लाह ना करे अगर कोई बंदा वहां से नीचे गिरता भी है, तो वो जमीन पे ना जाके गिरे, बल्कि वहीं पर हैंग कर जाएगा, और बाद में आप उसको रेस्क्यू कर सकते हैं। क्लियर?